ईशा योगा सेंटर को लेकर एक बेहद गंभीर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और रिलीजियस फ्रीडम से जुड़ा एक नाजुक मामला बन गया। तमिलनाडु के एक पिता ने हिबिस कॉर्पस पिटीशन दाखिल करते हुए इल्जाम लगाया कि उनकी 2 बेटियां जो ईशा योगा सेंटर में सन्यासी बनी हुई हैं, उन्हें आश्रम में जबरदस्ती रोका गया है। इस बात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला सुना दिया है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जो आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं, वो जुडिशरी के रोल और रिलीजियस फ्रीडम के मध्य में एक जोरदार बहस को जन्म देते हैं। साथ ही तमिलनाडु पुलिस द्वारा फाइल किया गया एफिडेविट और उनकी स्टेटस रिपोर्ट में काफी हैरानी वाले खुलासे भी देखने को मिले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस केस से जुड़ी सभी लीगल अपडेट्स को जान लेते हैं और साथ ही देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे इस केस में क्या फैसला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सिर्फ एक पर्सनल मुद्दा नहीं था, बल्कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इल्जाम था जिसे देश और विदेश में स्पिरिचुअल और यौगिक प्रैक्टिसेस के लिए जाना जाता है। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सद्गुरु जग्गी वासुदेव के सुपरविजन में एक यौगिक आश्रम हजारों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र बना है। लेकिन जैसे ही कोर्ट में ये केस आया, अलग अलग तरह की बहस शुरू हो गई। क्या ये एक पर्सनल वेंडेटा है? क्या ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक बायस है, या फिर ये सही और गलत के बीच का एक कानूनी मामला है? जब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इस केस की हियरिंग हुई, तब एक सस्पेंस छा गया। क्या सच में 2 ग्रोन अप वुमेन्स को जबरदस्ती आश्रम में रोका गया है, या फिर ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पारिवारिक रिश्ते और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच में तनाव है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस केस को काफी गहराई से सुना। पिटीशन फाइल करने वाले पिता का ये कहना था कि उनकी बेटियों को जोर जबरदस्ती आश्रम में सन्यासी बनने पर मजबूर किया गया, लेकिन जब उनकी बेटियों को बुलाया गया और उनसे डायरेक्ट बात की गई तो उन्होंने अपने पिता के सभी इल्जामों को गलत बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अपनी मर्जी से वहां रह रही हैं और उनके डिसीजन में कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। ये सुनते ही कोर्ट ने कहा, ये दोनों महिलाएं अब 42 और 39 इयर्स की हो चुकी हैं और उनकी फ्रीडम का सम्मान करना हमारा फर्ज है। हेबियस कॉर्पस पिटीशन का मेन मकसद था कि इलीगल कन्फाइनमेंट को देखा जाए, लेकिन जब ये साबित हो गया कि उनका अपनी मर्जी से रहना है, तो कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया। लेकिन ये फैसला देना इतना आसान नहीं था जितना लगता है। इस मामले में कई लेयर्स थी जो जुडिशरी के रोल, फैमिली प्रेशर्स और स्पिरिचुअल फ्रीडम के बीच में छिपी हुई थी। इस केस का एक और पहलू भी था जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें तमिलनाडु पुलिस को ईशा योगा सेंटर के 5000 से ज्यादा रेजिडेंट्स के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को ज्यूरिसडिक्शन का गलत इस्तेमाल बताया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा, हाई कोर्ट को सिर्फ हिबिस कॉर्पस पिटीशन को देखना था, लेकिन उन्होंने पुलिस इंक्वायरी का ऑर्डर देकर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। ये एक अहम मुद्दा था क्योंकि हिबिस कॉर्पस पिटीशन का स्कोप सिर्फ इलीगल डिटेंशन तक सीमित होता है, लेकिन जब हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया तो इसने केस को एक बिल्कुल अलग दिशा में डाल दिया। कोर्ट का ये कहना था कि आप हिबिस कॉर्पस के मामले को इस्तेमाल करके पूरे इंस्टीट्यूशन पर इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। इस मुद्दे पर मुकुल रोहतगी, जो ईशा फाउंडेशन के एडवोकेट थे, ने अपने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रखा। उन्होंने कहा, ऐसे ऑर्डर से सिर्फ इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जा रहा है। हिबिस कॉर्पस पिटीशन को ज्यूरिसडिक्शन के बाहर ले जाकर हाईकोर्ट ने गलती की है। रोहतगी का आर्गुमेंट था कि जब दोनों औरतें अपनी मर्जी से रह रही हैं, तो पुलिस इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं बनता। पर कोर्ट में तमिलनाडु पुलिस ने अपने एफिडेविट में ये कहा कि ईशा योगा सेंटर के चारों तरफ जो एलिगेशंस हैं, उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ सालों में वहाँ 6 मिसिंग पर्सन केसेस और 7 सुसाइड केसेस फाइल किए गए हैं। इन केसेस का अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हालांकि प्रेजेंट केस को लेकर पुलिस ने नोट किया कि द मॉन्क्स आर लिविंग वॉलंटरीली एंड हैव बीन इन रेगुलर टच विद द पेरेंट्स। 10 phone calls were made in 2024 between them and a total of 70 calls were made between the mother and Ma Mathi. The monks have informed the police that they are living happily in Isha Yoga Center in the path of monkhood, and they requested their parents to not tell any lies about them and the institution in public and not to disturb their path. Advocate on record D. कुमामनन द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है that as of 1st October there are 217 brahmacharis, 2455 volunteers, 891 paid staffs, 147 paid workers, 342 Isha homeschool students, 175 Isha Sanskriti students, 704 visitors guests from overseas and 912 guests at cottage residing at the Isha Yoga Center. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि हिबिस कॉर्पस पिटीशन का स्कोप सिर्फ इलीगल कन्फाइनमेंट तक सीमित था। कोर्ट ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को अपने फैसले का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन मीडिया और पब्लिक की नजर में ये सारे इल्जाम ईशा योगा सेंटर की इमेज को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे थे। सिद्धार्थ लूथरा, जो तमिलनाडु स्टेट की तरफ से अपेयर हुए, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि वहाँ कुछ
रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंसेस भी ऑब्जर्व की गई हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी प्रॉपर्ली नहीं काम कर रही थी और एक्सरे मशीन्स का लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका था। इस तरह की कंप्लायंसेस इशू से इंस्टीट्यूशन पर पब्लिक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट काफी प्रभावित हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने ये साफ किया कि ऐसे कंप्लायंस इशू और हेबियस कॉर्पस पिटीशन एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। कोर्ट में एक और ड्रामा तब अनफोल्ड हुआ जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक शार्प कमेंट दिया। उन्होंने फादर के लॉयर को कहा दैट फादरली लव इज जस्ट अ फकार्ड। इस लाइन ने कोर्ट में एक सेकंड के लिए सभी को चुप करवा दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ये साफ कर दिया कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का उनके डिसीजंस में इंटरफेयर करना गलत है। उन्होंने कहा, चाहे पिता का दर्द कितना भी गहरा हो, अगर आपके बच्चे मेजर हैं तो उनकी मर्जी का सम्मान किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें कोर्ट ने फैमिली और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के बीच एक शार्प लाइन खींच दी। CJI ने फादर के लॉयर से कहा, वी कैन नॉट कंपेल हर टू मीट यू, शी इज अ मेजर एंड यू मस्ट रिस्पेक्ट हर डिसीजंस। इसके बाद फादर के लॉयर ने फिर से ये पॉइंट उठाया कि उनकी बेटियों के साथ आश्रम में क्या हो रहा है, वो इस बात को जानने का अधिकार रखते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जब तक बेटियां अपने डिसीजन में क्लियर हैं, उनकी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करना गलत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन क्लोज कर दिया तो कई लोगों ने इस फैसले को ईशा योगा सेंटर के लिए एक क्लीन चिट समझा, लेकिन कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि उन्होंने सिर्फ हेबियस कॉर्पस पिटीशन को देखा है और बाकी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और इन्वेस्टिगेशंस के लिए अलग प्रोसेस चलेंगे। ये केस इंडिया में रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ चल रहे केसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे पहले भी ईशा योगा सेंटर को लेकर कई कंट्रोवर्सीज उठी हैं। एक रेप केस जिसमें एक पार्टिसिपेंट पर इल्जाम लगाए गए थे और एक पॉक्सो केस भी था जिसमें स्कूल गर्ल्स के साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर का इल्जाम लगे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ स्टैंड लिया है कि ये केसेस और हेबियस कॉर्पस पिटीशन एक दूसरे से अलग है। मुकुल रोहतगी ने मीडिया के क्लिकबेट हेडलाइंस का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे मामले इंस्टीट्यूशंस के प्रति अननेसेसरी नेगेटिविटी फैलाते हैं। हियरिंग के दौरान मुकुल रोहतगी का एग्रेसिव टोन ईशा योगा फाउंडेशन के डिफेंस में देखा गया। उन्होंने ये कहा that this is not a case of illegal confinement. If this petition is allowed to continue, it will lead a wave of baseless cases against spiritual institutions. रोहतगी के आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में एक टेंशन क्रिएट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को भी शार्पली क्रिटिसाइज किया था। CJI DY चंद्रचूड़ का टोन भी काफी ज्यादा स्टर्न देखने को मिला जब उन्होंने कहा, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द कोर्ट टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल वेंडेटा और टू मलाइन अ रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी बेसिस। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ईशा योगा सेंटर को एक रिलीफ देता है, लेकिन ये केस इंडियन जुडिशरी में एक रिलीजियस फ्रीडम और पर्सनल ऑटोनॉमी के बीच की बहस को जन्म देता है। एक तरफ जहां एक फादर ने अपनी बेटियों को वापस बुलाने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ कोर्ट ने एक इंडिविजुअल के डिसीजंस का सम्मान करते हुए उन्हें अपने स्पिरिचुअल जर्नी को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार दिया। लेकिन ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस को पब्लिक स्क्रूटिनी और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस से दूर नहीं रखा जा सकता। इस केस के बाद ईशा योगा सेंटर पर लगी एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशंस अपना रुख क्या लेती है, ये देखना अभी बाकी है। शेयर योर व्यूज ऑन दिस न्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।